नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मन। आज जैसे ही मैंने दैनिक भास्कर जब उठाया तो राज्यसभा में शिक्षा मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं डॉक्टर सुभाष, उन्होंने एक लिखित जवाब में कुछ आंकड़े पेश किए कि नामी संस्थानों में पिछले 5 साल से 34,000 बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। साथियों, ये मन को काफ़ी हद तक विचलित करने वाली खबर है कि 5 साल में 34,000 ऐसे संस्थानों से जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, जो संस्थान देश के नामी गिरामी है, जिसमें आपका आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईसीआर, एम्स, ऐसे संस्थानों की बात हो रही है। जब हम 10वीं 12वीं में पढ़ाई करते रहते हैं तब हमारे में एक सपना होता है कि हमें आईआईटी या आईआईएम में एडमिशन लेना है, हमें एम्स में एडमिशन लेना है। एक मन में एक बीज अंकुरित होता है, हम एक बीज डाल देते हैं कि हमें ऐसे बड़े संस्थानों में पढ़ाई करना है और वहाँ पर अपना भविष्य बनाना है। जब हम 10वीं 12वीं होते हैं तो हम खुद के भविष्य की बात नहीं करते। हम जब ऐसे संस्थानों में प्रवेश करने की इच्छा जताते हैं तो समाज को एक नए दिशा देने की बात करते हैं कि एम्स में जाने के बाद में सिर्फ स्वयं के परिवार का भला नहीं होता है, वहाँ से निकलने के बाद में हम समाज के एक बड़े तबके की मदद करने के लिए हम तैयार होते हैं और एक सामाजिक रूप से सभी को अच्छी सेवा देने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे समय में जब खबर आती है कि सरकार का मानना है कि जो ड्रॉप आउट पीजी पीएचडी है उनमें छोड़ने का रीजन वो बता रहे कि कुछ निजी रीजन हो सकते हैं या कुछ बेहतर अवसर हो सकते हैं। ये तो अच्छी बात है कि उन्हें बेहतर अवसर मिले तो वो छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ अगले कारण हम बताते हैं कि उनका गलत विकल्प भरना, खराब प्रदर्शन और निजी मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कारण। साथियों, गलत विकल्प की बात है या हम एक और थोड़े दिन पहले हमने खबर पढ़ी थी कि उस एक बच्चे ने सुसाइड किया था जो आईआईटी की तैयारी कर रहा था। उसके फादर आईआईटी में इंजीनियर थे, अच्छी जगह पर प्रोफेसर थे, और मदर एक बहुत अच्छी डॉक्टर थी। उसके बाद भी उसका इकलौता बच्चा सुसाइड कर लेता है। वहाँ तो हो सकता है कि परिवार की या माता पिता की उससे अपेक्षा ही रही हो, कुछ ज़्यादा ही अपेक्षा रही हो और बच्चा उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से वो मानसिक तनाव नहीं झेल पाया, जिसकी वजह से उसने इस जीवन को अलविदा कह दिया और इस संसार को छोड़कर चला गया। लेकिन साथियों, जब हम इतने बड़े स्तर पे बात करते हैं कि जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो 17,454 छात्रों ने बीच में ही ड्रॉप आउट कर दिया पढ़ाई में, पीजी पीएचडी में। आईआईटी की बात करें 8,139 और एनआईटी में 5,623 और आईआईएम में 898। साथ ही साथ यदि आत्महत्या की बात करें तो सबसे ज्यादा आईआईटी में 31 बच्चों ने सुसाइड किया है और लगभग टोटल जो आंकड़ा है वो 92 विद्यार्थियों का है जिन्होंने मौत को गले लगाया। एनआईटी में 22, केंद्रीय विश्वविद्यालय में 17 बच्चों ने सुसाइड किया, एम्स में 13 और आईआईएम में 3 और जो आईआईटी की बात करें उसमें 2 और एसपी में 2 और आईआईएसईआर में 2 बच्चों ने सुसाइड किया। साथियों, सुसाइड करना, आत्महत्या करना इतने बड़े संस्थानों में जाकर के हमारे समाज के लिए एक सही दिशा तो नहीं देता है। क्या कारण है कि इसकी वजह से बच्चे छोड़ के जा रहे हैं? और यदि एक और उसका डाटा देखो तो जिसमें से ज़्यादातर जो छात्र हैं 40 से 50%, वो पिछड़े तबके के बच्चे हैं। एक तो बड़ी मुश्किल से उनके माता पिता इस स्तर पर भेजते हैं। आप यदि आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चों को देखो, यदि इंदौर, कोटा या दिल्ली में देखो तो कितनी कड़ी मशक्क़त से वो बच्चे आईआईटी, आईआईएम और एम्स में एडमिशन ले पाते हैं, और उसके बाद में उन्हें डिग्री को छोड़ना किस हद तक वाजिब है। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि आप डिग्री करते हो तो आप स्वयं के लिए उत्तरदायी नहीं है, आप पूरे समाज के लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए आपने मानसिक स्तर को मजबूत बनाए। कुछ 7 बातें हैं जिसको आप जीवन में उतार लें तो मैं समझ सकता हूं कि काफ़ी हद तक इस समस्या से निजात मिल सकती है। सरकार तो अपने स्तर पर काम कर रही है और सरकार ने कहा भी है कि हम सलाहकार की नियुक्ति कर रहे हैं, हम कमजोर स्टूडेंट के लिए अलग से कक्षाएं लगा रहे हैं, तनाव मुक्त करने के लिए परामर्श दे रहे हैं और मनोवैज्ञानिक सहायता की भी बात सरकार कर रही है। और हो सकता है और हमें उम्मीद है कि ये आंकड़े और कम होंगे, क्योंकि सरकार इस तरह से सफल प्रयास कर रही है जिसकी वजह से इन चीज़ों से बचा जा सके। साथियों, मेरा एक 7 सूत्री सिद्धांत है। मैं भी जब तैयारी करता था तो बहुत प्रेशर होता था, बार बार हम पीएमटी की तैयारी करते थे
यूपीएससी की तैयारी करते थे, तो कई बार क्या होता था कि एक बार गए तो हम 1 नंबर से रह गए, फिर 1.5 नंबर से रह गए, फिर आधे नंबर से रह गए। लेकिन कहीं ना कहीं जो रास्ता हमें मिला, जहाँ पर हमें कॉलेज मिला, हम वहाँ संतुष्ट होकर के हमने अपने दिमाग को वहीं स्टेबल किया, स्थिर किया और अपने काम में आगे बढ़ गए कि चलो ठीक है, जो स्वीकार करो, जो है उसे स्वीकार करो। तो कुछ साफ सुथरी बातें जिनको आप हमेशा दिमाग में रखें कि हमें जीवन में क्या, किस लेवल पर अपने दिमाग को स्थिर बनाए रखना है कि हम इस तरह के कदम ना उठाएं। साथियों, सबसे प्रमुख बात होती है, पहली बात महत्वपूर्ण होती है कि अपने खान पान को स्वस्थ रखें, बिल्कुल भी बुरी लतों में न फंसे और अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें, जिससे कि आपकी मनोस्थिति नॉर्मल बनी रहेगी। दूसरी बात है महत्वपूर्ण कि अपना जो दैनिक दिनचर्या है उसको स्वस्थ बनाएं। उसको स्वस्थ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वाली किताब पढ़ सकते हैं और उसका सार यही है कि आप सुबह प्रातः जल्दी उठें, अपने दैनिक चीज़ों को करते हुए साथ साथ आप योगाभ्यास करें, आप यदि व्यायाम कर सकते हो व्यायाम करें और उसके साथ साथ मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से आपका जो मन होता है वह स्थिर रहेगा, जिससे कि विचारों की होने वाली उग्रता आपको प्रभावित नहीं करेगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, कई बार जब हम बड़े लेवल पर जाते हैं तो हमारा परिवार से लगभग कनेक्शन टूट जाता है। आज के समय में तो मोबाइल फ़ोन आ चुके हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग आ चुकी है। हमारे समय में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, इवन फ़ोन तक नहीं था। लेकिन आपको क्या करना है, अपने परिवार के साथ नियमित संपर्क बनाए रखना है। अपने माता पिता, जो भी आपके करीबी ज़्यादा हो, उनसे आप निरंतर नियमित वार्तालाप करें, जिससे कि आप अपने मन को अपने नियंत्रण में रख सकते हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और पेरेंट्स भी अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें और नियमित बात करें, ताकि कहीं भी उनके जीवन में छोटी मोटा उतार चढ़ाव आ रहा है तो आपको तुरंत पता लग जाए, जिससे कि आप उसका निराकरण कर सकें और अपने बच्चों को इन चीज़ों में जाने से हम रोक सकते हैं। क्योंकि बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। एक बार यदि चिड़िया चुग गई खेत तो उसके बाद में कुछ नहीं होता। आपको पहले से ही सतर्क रहना है और अपने बच्चों पर निगरानी करना है। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि कभी भी आपने को खुद को अकेला महसूस ना करें। जब भी आपको डिप्रेशन के या अवसाद के संकेत मिले तो तुरंत किसी मनोवैज्ञानिक से बात करें। आप बेझिझक मिले कि आपको क्या समस्या है, मनोवैज्ञानिक आपको उचित परामर्श देंगे और उनकी सलाह से आप अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को बचा सकते हो और अपने आप को स्थिर कर सकते हो। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप जो सफल व्यक्ति है उनके जीवन के सार को पढ़े और उसको आत्मसात करने की कोशिश करें कि कैसे स्ट्रगल करके उन लोगों ने जीवन मतलब उनकी जीवनी को लोगों के लिए छोड़ दिया और एक सूत्र दे दिया और सिद्धांत दे दिए कि आप इन पे चले। तो आप उन सिद्धांतों को भी, उनके जीवन को भी पढ़ सकते हैं, उनके जीवन से जो सार निकलता है उसको आत्मसात कर सकते हैं, जिससे कि आप इन बातों से बच सकते हो। छठी एक महत्वपूर्ण बात है, भले आपको छोटी लगेगी, कि मन में जो कौतूहल पैदा होता है विचारों का, उन विचारों का नियंत्रण बहुत जरूरी है। कभी कभार बैठे बैठे मन में एक विचार आया कि फिर ऐसा काम करते हैं, तो तुरंत आप उसके प्रति आगे बढ़ते हैं और वो काम करने के लिए लग जाते हैं। सकारात्मक काम है तो बिल्कुल आप करिए, उसको बेहिचक करिए, लेकिन हमेशा उस कार्य के का पॉजिटिव नेगेटिव जो एस्पेक्ट है उसको भी समझें। इस कार्य के करने से क्या सकारात्मक चीजें होगी मेरे जीवन में और क्या नकारात्मक चीजें होगी, दोनों चीजों को एक पेज पर लिखें कि इस काम से मेरे को ये फायदा होगा और इस काम से मेरे को ये नुकसान होगा। जब आप फायदे और नुकसान का जब बैलेंस देखेंगे तो आप अपने दिमाग से आप उस कार्य को करना है कि नहीं करना है इसका निर्णय ले सकते हैं। इसलिए कभी भी कोई कार्य करें तो आप उसके क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, एक पेज पे कोरा पेज A4 साइज का लिखिए, उसमें लिखिए और उसके बाद में डिसीजन ले कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी भी विचारों की उग्रता में आकर के ऐसा कोई भी कार्य ना करें। कई बार बोलते हैं कि हम तो क्या करें, हम तो उतावलेपन में ले लेते हैं। तो साथियों, जब भी ऐसी उग्रता आए आपके विचारों में तो आप डीप ब्रीदिंग की मदद भी ले सकते हो। डीप ब्रीदिंग में क्या होगा, जब आप गहरी सांसें लोगे तो गहरी सांसें लेने की वजह से आपके मन और मस्तिष्क पर आपका नियंत्रण मजबूत होगा और जब मन मस्तिष्क आपके नियंत्रित रहेंगे तो आप कोई भी उलझुल फैसला नहीं ले सकते और कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि आपके मन पर आपका नियंत्रण है। सॉरी। कई बार माता पिता भी प्रेशर डालते हैं क्योंकि उनकी एक इज्जत बोल सकते हैं या
उनका जो स्टेटस होता है समाज में उसके लिए प्रेशर डालते हैं। तो माता पिता से, पेरेंट्स से भी मेरा निवेदन है कि अपने बच्चे की कैपेसिटी को पहचाने और जितनी उसकी कैपेसिटी है और जहाँ उसका मन है, जैसे कि यहाँ तो डॉक्टर सुभाष जो राज्यसभा के राज्य मंत्री हैं उच्च शिक्षा मंत्रालय के, उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि गलत विकल्प बनना, तो बच्चे की इच्छा है पत्रकारिता में जाने की और आपने उसको डॉक्टर बना दिया, आपने उसको इंजीनियर बना दिया। तो जो बालक की इच्छा है उसको वो पूरा करने दे, उसी में आपकी भी भलाई है और बालक की भी भलाई है। आखिरी 7वां सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है कि जो बड़े संस्थान है वहाँ पे जाकर के आप समाज की धरोहर बनते हैं, इसलिए अपने आप को समाज के पथ प्रदर्शक के रूप में देखें। ऐसा नहीं कि आप जीवन की लीला को समाप्त कर दे या उस ड्रॉप आउट बन करके कुछ और कार्य करने लग जाए, ऐसा काम हमें नहीं करना है। हमें मेरा पूरा फोकस मन और विचारों पर ही है कि आपके मन और विचार यदि नियंत्रित रहेंगे तो आप सही दिशा में अपना कार्य करेंगे और समाज को एक नई दिशा देने के साथ साथ अपने अमूल्य जीवन को भी बचाएंगे। माता पिता भी बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। आपको अपने बच्चे की जो हॉबी होती है उसके अनुसार ही उसे कार्य करने दे और उस पर नियंत्रण जरूरी है, उस पर ध्यान रखना जरूरी है कि कोई गलत संगत में तो अपना बालक नहीं फंस रहा है। साथियों, एक बड़ा हिस्सा होता है 5 साल में 34,000 बच्चों का ड्रॉप आउट होना, वो भी एक बड़े संस्थानों से, जो कई लोगों के सपने हैं। कई लोग सपने देख रहे हैं कि मैं संस्थान में प्रवेश कर जाऊं, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि इतना टफ एग्जाम होता है, इतना टफ सिलेक्शन प्रोसीजर है, वहाँ जाना इतना मुश्किल हो जाता है कि हर कोई वहाँ नहीं पहुँच पाता। और ऐसी परिस्थिति में आपका ड्रॉप आउट होना और आपका जीवन से मोह भंग होना सोचने वाली बात है। साथियों, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप तक पहुँची हो और उसको सकारात्मक वे में लेते हुए आप जीवन में आगे बढ़े और हमें और हमारे समाज को एक अच्छा रास्ता दें। थैंक यू सो मच।